हे गाइस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये है आपका चैनल थिंक आइकॉनिक और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट फ्रॉम द चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं और नहीं जानते तो अब जान जाएंगे कि आज शहादत दिवस है। शहादत दिवस क्यों होता है, कौन है इसके पीछे, क्या हुआ आज के दिन, इस वीडियो में हम इन सब बारे में बात करेंगे। बस आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यार, हम स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों के साथ। तो चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। अ, ये लाइन ये लाइन्स बहुत ही फेमस हैं और आप सभी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो यार, आज के दिन शहादत दिवस इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि आज के दिन ही भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान व्यक्तित्व, एक महान वीरांगना, कविता के शब्दों से आप समझ गए होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि वीर गति को प्राप्त हो गई थी आज ही के दिन, यानी कि 18 जून को वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो यार, सबसे पहली चीज़, जो लक्ष्मीबाई की कहानी है वो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही वो इंस्पिरेशनल है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, फिर हम उन्होंने कौन कौन से वॉर्स किए, कहाँ कहाँ से कैसे वो अपनी लड़ाइयाँ हुई उनकी, और उनके लाइफ में क्या हुआ, कैसे उनके जीवन का अंत हुआ, क्या उन्होंने भारत देश के लिए किया, इस सब बारे में हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था वो था मणिकर्णिका, और प्यार से इन्हें सब मनु कह के बुलाते थे। उनकी माँ का नाम भगीरथी बाई था और पिता का नाम मोरपंत तांबे था। मोरपंत एक मराठी और मराठा बाजीराव की सेवा में उस समय थे। ठीक है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में तो हुआ, फिर उसके बाद जैसा आप जानते हो और समझते हो कि 1800 का, जब 18वीं शताब्दी का जो हमारा 19वीं शताब्दी का भारत था, उसमें महिलाओं को लेके बहुत से चीज़ें हुआ करती थी। उन्हें उतना, जो आज के समय में महिलाओं के पास जितनी ताकतें हैं, जितने राइट्स हैं, उतनी उस समय नहीं हुआ करती थी। कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय नहीं था और इस तरह से कोई उनके लिए नियम कानून नहीं थे। बहुत सी चीज़ें ऐसे हुआ करती थी, उन पे बहुत से जुर्म हुआ करते थे। ठीक है। लेकिन लक्ष्मीबाई के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनकी जो माता थी भगीरथी बाई, वो एक संस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। लेकिन बचपन में ही उनकी माँ का मृत्यु हो गया, क्योंकि घर पे मनु की देखभाल करने के लिए फिर कोई नहीं था। तो मोरपंत जो थे, वो हमारे मराठा बाजीराव द्वितीय थे, उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनके यहाँ वो रहा करते थे, उनके दरबार में। तो मनु को ये अपने साथ उन वहाँ पे पेशवा बाजीराव के पास मनु को ये डेली अपने साथ लेके जाया करते थे, महल में ही। ठीक है। तो महल में जाने की वजह से क्या हुआ, इन्हें बहुत सी अध्ययन हुए बहुत सी चीज़ों के, जैसे कि शस्त्र ही के साथ साथ इन्होंने अपनी एजुकेशनल चीज़ें भी बहुत पूरी की वहाँ पे। तो ये महल में ही वहाँ पे आर्म्स को चलाना भी जानी, और जो एजुकेशन था उसे भी तो इन्होंने महल में ही लिया। तो इन्हें बहुत से शस्त्र ज्ञान भी थे, घुड़सवारी करना, और ये सब इन्हें काफ़ी अच्छी तरह से आता था। और ये सब कुछ एक राजकुमारी की तरह ही सीखी वहाँ पे। ठीक है। अब तो फिर उसके बाद इनका 1842 में इनका विवाह कराया गया
झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव से। ठीक है, ये गंगाधर राव की दूसरी पत्नी थी। गंगाधर राव का पहला विवाह हो चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, यानी कि वो निसंतान थे पहली पत्नी से। दूसरा इनका विवाह हुआ, इनकी 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वो 4 महीने की उम्र में ही उसका देहांत हो गया, वो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो और कुछ 1-1.5 साल में लगभग 1853 तक जो हमारे गंगाधर राव थे झांसी के राजा, उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हमारे कुल को, हमारे इस राज घराने को आगे बढ़ाना है तो हमें एक पुत्र को गोद लेना होगा। तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र, जो कि हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र दामोदर, वो एक दत्तक पुत्र थे, यानी उन्होंने उसे गोद लिया था ताकि अपनी जो कुल है, जो हमारी उनकी राज है, उसे वो आगे बढ़ा सकें। ठीक है, गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और जो हमारा दत्तक पुत्र था उसका नाम रखा गया दामोदर। ठीक है, ये हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके मृत्यु के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, जो हमारे राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने इस चीज़ की मांग की कि जो उनका वो होगा, जो राज होगा, वो ब्रिटिश के हाथ में नहीं जाएगा। जो दामोदर हैं वो बड़े होके उसे संभालेंगे और तब तक के लिए जो रानी हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को शास्त्र के बारे में और शस्त्र के बारे में दोनों में ही वो निपुण थी बचपन से ही। तो राजा ने ये निर्णय लिया कि सारा काम जो होगा वो देखेंगी हमारी रानी लक्ष्मीबाई ही। तो उन्होंने ये एक पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को, जिसमें उन्होंने इन सब चीज़ों की मांग की। फिर उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि हमारा उस समय चल रहा था, उसके तहत अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप सभी जानते हो। उसके तहत एक मुकदमा दायर कर दिया गया कि, और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में मेनली ये क्या होता था कि जो भी हमारे उस समय के राजा थे, उसमें अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी, राजा की मृत्यु हो जाती थी और उनका कोई संतान नहीं होता था, कोई खुद का संतान नहीं होता था, गोद लिया हुआ अगर संतान है, तो वो जो हमारी राजघरानी थी वो चला जाता था, जो राजा का सब कुछ था वो चला जाता था उनके हाथ में, ब्रिटिश रूल के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे वो, तो उन्होंने इसलिए पत्र लिखा था। लेकिन उस पत्र पे, उनके लिखावट पे उनके बात नहीं मानी गई उनकी मृत्यु के बाद, और इस पे एक केस हो गया, एक मुकदमा चलाया गया। बहस हुई लेकिन उसका निर्णय रानी के पक्ष में नहीं आया और फिर भी रानी ने कोशिश की और उन्होंने उसको जाने नहीं दिया अपने हाथ से। रानी को महल में ही, फिर उसके बाद वो रहने लगी, रानी महल में ही रहने लगी अपने बच्चे को, दामोदर को लेके। और उनकी एक वो थी बाई, एक उनकी या तो फिर हम कह सकते हैं मित्र थी उनकी एक, तो जिनका नाम था झलकारी बाई। उनके साथ वो महल में ही रहने लगी और अंदर ही अंदर धीरे धीरे वो अपनी एक सेना तैयार करने लगी। हम कह सकते हैं कि खुद की सेना, खुद के लिए उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। तो और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी सेना थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो युद्ध के लिए तैयार हैं और वो खुद ही उस सेना को ट्रेनिंग देती थी, खुद ही उसे ट्रेन करती थी, खुद ही उनको तैयार करती थी, सब वही खुद ही करती थी। ठीक है, फिर उन्होंने उस सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और 1857 का युद्ध, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का पहला स्वतंत्र युद्ध यही था, पहला स्वतंत्र संग्राम यही था। यहीं से जो चिंगारी थी वो अपने स्वतंत्रता को पाने के लिए वो
भड़की थी। ठीक है, तो इन्होंने और जो जो इनकी सेना थी वो पहली ऐसी सेना थी जिसमें महिलाएं भी थीं। महिलाएं पुरुष जितने भी लोग थे उनको मिलाकर इन्होंने अपनी सेना तैयार की थी। फिर इन्होंने संग्राम के लिए इन सभी ने मिलकर रानी का साथ दिया और इन्होंने संग्राम शुरू किया अपना। ठीक है, क्योंकि हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, उस समय की रानी थी, तो कोई इन्हें जानता नहीं था, कोई भी इन्हें जानता नहीं था। तो अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए जो हमारी झलकारी बाई थी, जो इनकी एक मित्र थी, उन्होंने इनकी मदद की और वो रानी की तरह ही वेशभूषा धारण करके, रानी जैसे अपने सर पर एक पगड़ी बांधती थी वैसे ही ये वेशभूषा धारण करके महल से बाहर निकली। अब और अपने बेटे को, झलकारी भाई का भी एक पुत्र था, उस पुत्र को अपने पीठ पे बांध के वो बाहर निकली ताकि अंग्रेजों को चकमा दे सके। और पीछे से दूसरी ओर से हमारी रानी लक्ष्मीबाई अपने सेना को लेके बाहर निकल गई महल से। ठीक है, और बिल्कुल ये जो झलकारी बाई थी वो हमारी इनकी तरह ही थी। इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, जो अगल बगल की सेनाएं थी उन्हें जोड़ने की कोशिश की, जो जुड़ते थे ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया, एक ऐसी चीज़ हुई जो हमारे ओरछा और दतिया के जो राजा राजा थे उन्होंने इनकी ही सेना पर आक्रमण कर दिया। ओरछा और दतिया क्या थी, दो अलग वो थे राज्य जो कि नेबरिंग थे, मतलब बगल के ही थे, पड़ोसी राज्य थे। तो उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर हमला कर दिया, इनकी सेनाओं के ऊपर। हालांकि उससे इन्हें फर्क तो नहीं पड़ा, ये आसानी से उसे मार सकी, उनकी सेना को मतलब पराजय किया और फिर ये अपने आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, फिर इन्होंने धीरे धीरे कालपी पहुंची और वहां पे जाकर ये तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे ने भी इनकी युद्ध में बहुत मदद की। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो युद्ध हो रहा था, लेकिन युद्ध हुआ उस समय ही हमारे लॉर्ड डलहौजी आए। लॉर्ड डलहौजी, जिसको आप जानते हो कि द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह लो, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह लो, लॉर्ड डलहौजी को हम कहते हैं। तो उस समय ही लॉर्ड डलहौजी हमारे आए। लॉर्ड डलहौजी क्योंकि उनकी बहुत सी नीतियाँ थी, बहुत से उन्होंने क्या किया, वो तब तो हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये करती थी कि वो सिर्फ राजा से टैक्स लेती थी और उन पे ऊपर ऊपर से राज्य करती थी। लेकिन डलहौजी के आने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से सबको मैनेज करना शुरू किया और अपने अपने नए नए और नियम निकाले। नियमों के अनुसार इन्होंने क्या किया, जो हमारे राज्य थे, जो ब्रिटिश जो हम राजा थे इंडिया के, क्योंकि उस समय एकता बहुत कम थी, सारे राजा जुड़े हुए नहीं थे, जिसकी वजह से ये कूट करते थे, मतलब कूट डालते थे, उनके बीच में फूट डालते थे और राज्य करना शुरू कर दिए। अंदर से भी डलहौजी ने राज्य करना शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, युद्ध होता रहा, कई बार युद्ध हुए और रानी ने बहुत से युद्ध जीते, मतलब बहुत से लोगों से लड़ा भी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन, आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हुआ। वो कैसे हुआ, वो अपनी सेना के साथ जो उन्होंने तैयार की थी उसके साथ फाइनल बैटल में जब वो निकली, तो उन्हें जो हमारे ब्रिटिश रूल थी वो चारों तरफ से घेर लिया। जो हमारी ब्रिटिश आर्मी थी उसने चारों तरफ से रानी की सेना को घेर लिया। रानी ने फिर वहीं लड़ते हुए, बहुत से इनके सैनिक मारे भी जा चुके थे, बहुत से ब्रिटिश सैनिक भी मारे जा चुके थे वॉर में। लेकिन तब रानी ने वहीं पे ये अपने सैनिकों को, जो इनके चार पांच जो इनके साथी थे, जो 8-10 साथी थे, उन्हें ये कहा कि यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से भागते हैं, चलो यहाँ से। इन्होंने वहाँ पे कहा, जंग के मैदान में ही। लेकिन उस उनके साथियों के साथ साथ एक ब्रिटिश ने भी ये बात सुन ली और उन्होंने अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दिया कि हमें भी पीछा करना है उनका, और हम और वो भी रानी की सेना के साथ साथ पीछा करने लगे। अब पीछे पीछे क्या हुआ, ये रानी की सेना आगे आगे भाग रही है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि सेना तो वो फिर से तैयार कर सकती थी।
अगर वो जीवित रहेंगी तो फिर से वो सेना तैयार कर लेंगी और सेना तैयार करके वो फिर से लड़ सकेंगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया और वो उन्हें भागने की कोशिश की। ठीक है, तो रानी ने फिर वहाँ से भागने की कोशिश की। तो वो वहाँ से निकल तो गई, लेकिन पीछे पीछे ब्रिटिश सैनिक भी उनके पीछे आ गए। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सैनिक में से ही जो जब रानी हमारी चल रही थी घोड़े पे, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि पीछे से कि हाँ, कुछ उन्हें चुभन सी आई। और वो चुभन किस चीज़ की थी, उनके उनके छाती के पास एक भाला घुस चुका था। लेकिन फिर भी हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने हार नहीं माना। हालांकि आप समझ सकते हो कि भाले का किसी के पास चुभ चुभ जाना ये आसान नहीं है, आधा तो इंसान मर गया है। लेकिन रानी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। वो बचपन से ही युद्ध करती आई थी, बचपन से ही उन्हें ये सब का एहसास था, इसलिए उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो क्या हुआ, उस छाती के दर्द को सहते हुए भी रानी आगे बढ़ी। फिर उन्होंने अपने बेटे को उस पुजारी को सौंप दिया। उस पुजारी को सौंपते हुए उनके पास अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि उनके गले में एक मोतियों की माला थी। उनके पास इतनी भी ताकत नहीं बची हुई थी कि उस मोती के माला को वो निकाल कर अपने बेटे के लिए उस पुजारी को दे सकें। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुजारी से कही और पुजारी ने मदद की वो माला को निकालने में उनके गले से। उस माला को निकाल के उन्होंने अपने बेटे के लिए दिया और फिर रानी वीर गति को वहीं पे प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी हमारे महारानी लक्ष्मीबाई की। एक ऐसी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपने अंतिम तक लड़ा। और और फिर मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी वो वीरगति को तो प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये कह दिया सबसे कि कुछ भी हो जाए, मेरी चिता को आप यहीं पे जला दो, मेरी चिता यहीं पे आप बनाओ। यहीं पे वो उनका जो डेड बॉडी थी, उनकी जो अंतिम संस्कार हो यहीं पे हो, मंदिर में ही, ब्रिटिश सैनिक छू ना सकें उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के मंदिर थे, जो उनके तीन अंगरक्षक थे, तीन जो उनके साथी थे और जो पुजारी थे, उन लोगों ने क्या किया, वहीं पे मंदिर में ही एक चिता बनाई जल्दी जल्दी लकड़ियों को इकट्ठा करके, और रानी लक्ष्मीबाई की जो बॉडी थी उसे वहीं पे जलाया गया। और वो बॉडी पूरी जल चुकी थी। और बाहर से ब्रिटिश ब्रिटिश सैनिक जो थे हमारे, वो फायरिंग करते जा रहे थे। कुछ देर बाद जो उनके तीन सैनिक थे, उनकी उनकी भी गोलियों की आवाज़ें चल रही थी, उन भी गोली चला रहे थे। कुछ देर बाद क्या हुआ, ये दो सैनिक की आवाज़ आने लगी, दो राइफल के गोलियों से। फिर वो एक हुई और फिर वो भी बंद हो गई, यानी कि जो तीन सैनिक थे वो भी मर गए। लेकिन जो हमारे पुजारी बाबा थे, उन्होंने वे बच्चे को लेकर और माला को लेकर वहाँ से निकल चुके थे। फिर जब वो आवाज़ बंद हो गई तो फिर उसके बाद जो ब्रिटिश जो थे, जो हम वो आए अंदर मंदिर में ये देखने के लिए कि रानी को वो पा सके। लेकिन उन्हें देखने में क्या मिला, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मिला तो सिर्फ और सिर्फ रानी का जलता हुआ शव। मतलब सिर्फ उन्हें क्या मिला, उनकी जो कुछ हड्डियां बची हुई थी जो जल रही थी। ब्रिटिश सैनिक ने गुस्से में क्या किया, उस आग को बुझाकर रानी को पाना चाहा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ हड्डियां जल रही थीं, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सो हमारी रानी लक्ष्मीबाई सफलता से सफल हुई अपने काम में, मतलब उन उन वो जो चाहती थी वो तो नहीं हुआ। और यहाँ से उन्होंने एक चिंगारी दी भारत के आज़ादी के लिए। एक हिंसक था ये, लेकिन उन्होंने ये करना चाहा था और वो करने में सफल रही। सो उस समय में, जिस समय में भारतीयों नारियों के पास इतना हक नहीं था, उस समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने कितना कुछ किया है हमारे देश के लिए। और किस हद तक वो गई, किस अंत तक उन्होंने लड़ा है, एक एक अपने आखिरी सांस तक वो लड़ी। तो ये स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। कितना कुछ हम सीख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी से, कितना कुछ वो हमें सिखा गई।
आज हम पढ़ के देख रहे हैं तो हमें इतना कुछ मिल रहा है। जो लोग उस समय रहे होंगे उन्हें कितना इंस्पिरेशन मिला होगा रानी की कहानी। और सिर्फ एक नहीं, लगभग 20 से 25 ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश राइटर्स ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा हुआ है अपनी बुकों में, अपनी किताबों में। उन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा राइटर्स ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा हुआ है, उनकी जीवन के बारे में, उनके जो उनकी संघर्ष थी जो, उसके बारे में लिखा है। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और भी स्टोरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन, ये स्टोरी और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो मिल सके। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो। थैंक यू।